Good morning, all of you. Let's continue our chapter number 6, Economic Reforms. And our next topic is privatization. Firstly, I will tell you the meaning of privatization. What do you mean by privatization? Privatization का मतलब होता है उस प्रोसेस से होता है कि जिसमें एक पब्लिक एंटरप्राइज को ओनरशिप को हम चेंज करके प्राइवेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली दो तरह से हो सकता है। या तो गवर्नमेंट एंटरप्राइज अपनी पूरी की पूरी जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको सेल कर दे प्राइवेट सेक्टर को, या फिर क्या हो सकता है कि कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती है कि जिनमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो गवर्नमेंट उसमें ऐसा करे कि अपना खुद का शेयर हटा ले तो ऑटोमेटिकली जो है वो पूरा का पूरा प्राइवेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द टू वेज टू convert the public sector into private sector. Now why privatization is needed? प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत किस लिए पड़ी? देखो, इसमें आपको एक पूरा जो है 5-6-7 पॉइंट्स में जो है आपको बताया गया है कि स्टार्टिंग जो हमारी सिचुएशन है वो कैसी थी, उसके बाद 1950 के बाद चेंज होते होते नाउ जो है 1991 के बाद कैसी सिचुएशन हो गई है। ठीक है, तो नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन में हम पहले देखेंगे कि कब से स्टार्ट हुआ। ठीक है, हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है वो सेकंड 5 ईयर प्लान में बनाया गया था। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस सेकंड 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हुआ था। एंड उसके बाद क्या हुआ, 1956 में ये जो है क्लियरली डिफाइन कर दिया गया कि इंडस्ट्री सेक्टर ही जो है एक प्रोसेस और ग्रोथ के लिए एक मेन सोर्स है। ठीक है, इसके बाद जो PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है उनको स्प्रेड किया गया, उनका फैलाव किया गया। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में एक नवरत्ना जो है वो इन्वॉल्व है। नवरत्ना में 9 इंडस्ट्रीज़ जो है नेक्स्ट पेज पे आपको शो की गई है सारी, यू कैन सी। तो PSU जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है उनको फैलाया गया और वो रियल में जो है भारत के GDP के लिए एक अच्छा रिसोर्स बन के सामने आया, जिससे GDP जो है ग्रोथ हुआ। बट क्या है कि जहाँ पब्लिक सेक्टर की बात आती है वहाँ पे ग्रेजुअली नॉर्मली जो है हर एक पब्लिक सेक्टर में कुछ कमियाँ होती हैं, जैसे कि लीकेज, प्रेफरेंस, इनएफिशिएंसी, करप्शन। तो इन चीज़ों को कम करने के लिए अब ये चीज़ें तो इन्वॉल्व होंगी जहाँ पब्लिक सेक्टर होगा, तो उस पब्लिक सेक्टर से इन चीज़ों को हटाने के लिए उसमें प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत जो है महसूस हुई, जिसके लिए क्या किया गया, 1991 में प्राइवेटाइजेशन के LPG पॉलिसीज़ बनाई गई, जिसमें एक सोर्स जो है प्राइवेटाइजेशन भी इन्वॉल्व किया गया कि प्राइवेटाइजेशन भी होना चाहिए। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या किया कि पब्लिक ओनरशिप को एक बहुत बड़ी एंटरप्राइजेज जो पब्लिक सेक्टर में थी उनको कन्वर्ट कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर में, जिससे क्या हुआ कि इन व्यू ऑफ देयर एफिशिएंट परफॉर्मेंस, उससे क्या हुआ कि नवरत्ना जो है पहले अच्छे से काम कर रहा था, बट प्राइवेटाइजेशन के बाद उनकी एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट हुआ, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ी। ठीक है, तो इस वजह से जो है प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत महसूस हुई हमारी इकोनॉमी में आफ्टर 1950। एंड दीज आर द नवरत्नास ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारे पहले पब्लिक सेक्टर में नवरत्ना थे वो आपको इस पेज पे शो किए गए हैं, नवरत्नास। नाउ What are the obvious gain and imperative losses of privatization? अब प्राइवेटाइजेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। ऑब्वियस गेन, प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या फ़ायदा क्या हुआ कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो है सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो प्रिवेल हुआ। जहाँ प्राइवेट इंडस्ट्री जो काम कर रही थी वो एक सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए काम कर रही थी। ठीक है, उनका मकसद जो है वो सोशल इंटरेस्ट करना नहीं था, अपना पर्सनल इंटरेस्ट जो है गेन करना था। जिससे क्या हुआ कि जहाँ अपने पर्सनल इंटरेस्ट की बात आती है वहाँ कोई भी पर्सन अपना 100% देता है। ठीक है, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। सेकेंड पॉइंट इज privatization expect private enterprises to work in a competitive environment, both domestic as well as international. प्राइवेटाइजेशन जो है एक इंडस्ट्री को इस बात के लिए मोटिवेट करता है कि उसको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है, वो चाहे डोमेस्टिक लेवल पे हो और चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो। अब जहाँ कॉम्पिटिशन होगा वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन अपने आप इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन प्रोमोट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है, प्रोडक्शन का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, यानी कि जहाँ एक प्रोडक्शन अब सिर्फ एक छोटी सी सोसाइटी के लिए कर रहे थे, एक सभी कैटेगरीज के लिए कर रहे थे, वहाँ पे अब प्रोडक्शन जो है एक मेन मुद्दा बन गया है, जहाँ पे सिर्फ आपको प्रोडक्शन की क्वालिटी पे, प्रोडक्शन के मॉडर्नाइजेशन पे और फैलाव पे बढ़ावा देना है। अगर आपका प्रोडक्ट बेटर होगा तो क्या होगा, उससे आपका जो बिज़नेस है वो स्प्रेड
बिल्ड करेगा। MNC जिनका एक आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है बेंचमार्क बढ़ेगा और आपकी जो इंडस्ट्री है वो दूसरे देशों तक अपनी ब्रांचेस कर पाएगी। प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स कंज्यूमर सॉवरेनिटी। कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या होता है, मार्केट में कंज्यूमर जो है एक मुख्य योद्धा बन जाता है। मुख्य योद्धा का मतलब है कि कंज्यूमर जो है एक ऐसा पर्सन है कि जिसकी डिमांड से ही सप्लाई जो है मार्केट में होती है। ठीक है, तो कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब यही है कि कंज्यूमर की इच्छा अनुसार जो है मार्केट में सामान अवेलेबल करवाया जाता है, जिससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होती है। Now what are the इम्पेरेटिव लॉसेस फॉर द प्राइवेटाइजेशन? इसके लॉसेस क्या है? देखो, जहाँ हमने बात की कि इसमें सेल्फ इंटरेस्ट होता है, तो जहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट होता है, सोशल इंटरेस्ट का इसमें ध्यान नहीं रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि सोसाइटी का जो है बेनिफिट्स कहीं ना कहीं सोसाइटी को लॉसेस होते हैं। हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट का, सराउंडिंग्स का ध्यान नहीं देते हैं। प्राइवेटाइजेशन एनकरेजेस टू फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। प्राइवेटाइजेशन में जो है फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस होता है, यानी कि इसमें जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फ्री प्ले कोई भी कंपनी जो है वो अपना इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकती है, एग्जिट कर सकती है, एंटर कर सकती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जहाँ पे फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस होता है वहाँ पे प्राइजेज हाई होने की पॉसिबिलिटी रहती ही है। तो अगर प्राइजेज हाई होंगे तो उसका जो है अल्टीमेटली जो असर किस पे पड़ेगा, कंज्यूमर पे पड़ेगा। Our next topic is globalization. व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? देखो, हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि जो फॉरेन ट्रेड है वो क्या होता है। तो फॉरेन ट्रेड ही ग्लोबलाइजेशन में हम देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब भी वही है कि हम अपने देश की बाउंड्री से बाहर निकल के दूसरे देशों के साथ जब व्यापार करते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं दूसरे देशों की इकोनॉमी के साथ, तो उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम्स एट इंटीग्रेटिंग द इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना क्या कहलाता है, इंडियन ग्लोबलाइजेशन। What are the policy strategies promoting globalization of the Indian economy? कौन कौन सी पॉलिसी स्ट्रेटेजीज जो है ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने के लिए इंडियन इकोनॉमी में बनाई गई? So our first policy or strategy is increase in the equity limit of foreign investment. फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो इक्विटी लिमिट थी उसको बढ़ा दिया गया। पहले क्या था कि इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी वो 40% तक थी, बट नाउ इसको फ्री कर दिया गया है 51 से लेके 100% तक। कोई भी जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो यहाँ पे 100% तक इक्विटी इन्वेस्ट कर सकता है। हाउएवर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्ट को बोलते हैं FEMA, FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्ट हैज़ बीन एनफोर्स्ड। Complaints to FEMA has been accorded high priority. ठीक है, नाउ पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि जहाँ पे आप अपनी करेंसी को जो है पार्शियली कन्वर्ट कर सकते हैं। इंडियन करेंसी रुपी को हम फॉरेन करेंसी में पार्शियली कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी को जो है वो फ्री कर दिया गया है कि आप अपनी इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं, किस किस वजह से होता है? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, payment of interest or dividend on investment and remittances to meet family expenses. It is called partial convertibility because it does not cover capital transactions. ठीक है, कई सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है जिनमें आप कैपिटल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे आपको पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी में हम यही कहते हैं कि अपनी इंडियन रुपी की करेंसी को इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज कर लेते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी का मतलब है कि जो भी ट्रेड पॉलिसीज़ बनाई गई वो कितने साल ज़्यादा लंबे टाइम के लिए होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेड पॉलिसी आज बनाई है कल फिर उसको चेंज करें। तो जो ट्रेड पॉलिसी है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बनेगी, नियरली 5 ईयर्स के लिए। जैसे 5 ईयर प्लान्स बनते हैं ना, ऐसे ही 5 ईयर के लिए कम से कम ट्रेड पॉलिसी बनेगी, इससे कम के लिए नहीं होगी। अंडर द पॉलिसी ऑल रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड हैव बीन रिमूव। तो इस दौरान क्या होगा कि जितनी भी रिस्ट्रिक्शन होंगी फॉरेन ट्रेड के ऊपर उन सभी को हटा दिया जाएगा। रिडक्शन इन टैरिफ में रिडक्शन देना, जहाँ पहले बहुत सारी टैरिफ ड्यूटीज़ जो है पेमेंट करनी पड़ती थी फॉरेन मार्केट के साथ ट्रांजैक्शन करने में, लेकिन अब उन टैरिफ ड्यूटीज़ को रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है।
विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, देखो 2001 के बाद से, 2001 से पहले तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी, बट 2001 के बाद से क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को जो है हटा दिया गया है, टोटली उनको ख़त्म कर दिया गया है। अब क्वांटिटी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी भी क्वांटिटी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। नाउ एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़, हम एलपीजी पॉलिसीज़ के ऊपर एक अप्रेजल देते हैं कि मतलब एलपीजी पॉलिसी जो है फ़ायदेमंद है हमारी इकोनॉमी के लिए या नुकसानदायक है, तो हम इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों को ही एवेल्युएट करते हैं, जिसके बेस पे लास्ट में हम कंक्लूजन निकालेंगे कि एलपीजी पॉलिसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़ आर वाइब्रेंट इकोनॉमी। एलपीजी पॉलिसी से क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वाइब्रेंट हो जाती है। वाइब्रेंट का मतलब होता है जिसमें एकदम से जो है उछाल आता है, हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है एकदम से बढ़ जाता है, तो उसको इसलिए बोलते हैं वाइब्रेंट इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो है एक वाइब्रेंट इकोनॉमी बन गई है, उसमें जीडीपी ग्रोथ में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है एलपीजी पॉलिसीज़ की वजह से, नियरली 8% तक। ठीक है, स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब, स्टिमुलेंट का मतलब होता है कि जो आपको एक ऐसी टेक्निक, ऐसी दवाई के रूप में काम करे कि जिससे आपको एकदम से एक्टिव फील हो। तो ये प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए एक ऐसी औषधि के रूप में, दवाई के रूप में काम किया है जिससे हमारे इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। ठीक है, तो स्टिमुलेंट का मतलब होता है ऐसी दवाई देने, स्फूर्तिदायक, यानी कि जिससे एक्टिवनेस जो है उत्पन्न हो जाए। LPG policies have worked as a great stimulant to industrial production to the Indian economy। ठीक है, LPG पॉलिसीज़ की वजह से इंडियन इकोनॉमी में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, जिससे हमारा IT सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्लोबल रिकॉग्निशन जो है उसने अचीव की। नाउ एक चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट के ऊपर एक चेक है। देखो, जहाँ गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट यानी कि जो गवर्नमेंट को घाटा हो रहा था, गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट पेमेंट है उसके ऊपर जहाँ गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे थे, पेमेंट कम हो रही थी, तो फिस्कल डेफिसिट को कम करने में जो है बहुत ज़्यादा योगदान रहा है LPG पॉलिसीज़ का। जहाँ पहले हमारा फिस्कल डेफिसिट 8.5% रहा है, वो अब कम होकर कितना हो गया है, 3.5% ऑफ द GDP। ए चेक ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के ऊपर भी एक चेक हुआ। इन्फ्लेशन के ऊपर भी जो है इसका असर पड़ा है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम हो गई है। देखो, इन्फ्लेशन का बढ़ने का मतलब होता है कि आपका जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आपकी ग्रोथ के ऊपर उसका इन्वर्स इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए LPG का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि इन्फ्लेशन जो है उससे कम हो गया। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है जहाँ पहले आपका 6 to 9% था, वो अब घट के कितना हो गया, 3.4%। कंज्यूमर सॉवरेंटी। कंज्यूमर सॉवरेंटी मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया है कि क्या है। कंज्यूमर को एक मुख्य जो है डिसाइड करता है कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। ठीक है, कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर ही सप्लाई जो है डिपेंड करती है। तो कंज्यूमर एक मुख्य योद्धा बन गया है मार्केट का। ए सस्टेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सस्टेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। LPG पॉलिसीज़ की वजह से क्या हुआ है कि एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गए हैं, हमारे पास ज़्यादा फॉरेन करेंसी अवेलेबल होने लग गई है। फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जहाँ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज़ टेकन ए क्वांटम जंप आफ्टर द अडॉप्टिंग ऑफ LPG पॉलिसीज़। प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है LPG पॉलिसी को अडॉप्ट करने के बाद। अब इसमें कौन कौन से फैक्ट हम ले सकते हैं, जैसे डोमेस्टिक इकोनॉमी वाज नॉट जनरेटिंग इनफ टू ऑफ सरप्लस फॉर री इन्वेस्टमेंट एंड इंडिजियस टेक्नोलॉजी वाज गेटिंग ऑब्सोलीट। देखो, एक तो क्या है कि जो हमारा जो री इन्वेस्टमेंट का सरप्लस था, उसको री इन्वेस्टमेंट करने से हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो जनरेट हुई है। सेकेंड थिंग क्या है कि हमारे जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि जहाँ आप फॉरेन मार्केट को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो आपकी टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली बेटर होती चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन एज एन emerging इकोनॉमिक पावर। रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन emerging इकोनॉमिक पावर।